तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डीपॉपुलेशन एजेंडा पर एक न्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन आइए पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये डीपॉपुलेशन एजेंडा, जिसे एजेंडा 21 भी कहते हैं, ये है क्या। डीपॉपुलेशन एजेंडा यूनाइटेड नेशंस का बनाया एक प्रोग्राम है जिसके मुताबिक यूएन नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के ज़रिए इस दुनिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस दुनिया पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, और इन्हीं लोगों की वजह से इस दुनिया के नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल, पेट्रोलियम बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, यानी ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आखिर किन लोगों की ज़रूरत इस दुनिया में नहीं है, अमीरों की या गरीबों की। ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग गरीबों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कई सारे लोगों को ये बातें बेतुकी लगती हैं। इसलिए आज मैं पहले एविडेंस दिखाकर साबित करूँगा अपनी बात, उसके बाद ही कुछ एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, इससे मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस हैं, जो एलीट्स हैं, जो लोग इस सिस्टम के टॉप पर हैं, उनके दिमाग में ये डीपॉपुलेशन का प्लान कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं टेड टर्नर के साथ, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट एडवर्ड टर्नर है। टेड टर्नर एक मल्टी बिलियनर अमेरिकन बिजनेसमैन है जो कि CNN के फाउंडर भी हैं। एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग जी रहे हैं, जिनकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, और हमें ज़रूरत है कि हम जल्द से जल्द पॉपुलेशन को कम करके स्टेबलाइज करें। And after that, we've got to stabilize the population. When I was born, there were what's wrong with the population? I mean, were too many people. That's why we have global warming. We have global warming because too many people are using too much stuff. But If there were less people, they'd be using less stuff. अगले शख्स हैं डेविड रॉकीफेलर, जिन्हें आप जानते ही होंगे। इन्होंने एक स्पीच में ये बात कही कि यूनाइटेड नेशंस दुनिया की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में, यानी कम करने में, एक बहुत ही ज़रूरी रोल अदा कर सकता है, जो उसे करना भी चाहिए। The United Nations can and should play an essential role in helping the world find a satisfactory way of stabilizing world population and stimulating economic development. आगे हमारे पास हैं रिक ऑल्टमैन, जो कि कैलिफोर्नियन पब्लिक रिलेशन फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने टीवी पर यह बात कही थी कि हमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए, यानी अपने जीने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए पॉपुलेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। You're saying something very controversial here, and I hope people understand what you're saying. You think there should be fewer people in the United States? I'm trying to figure out which people are the undesirable. Well, that's true. We also don't need to get to the Malthusian apocalypse or the predictions of the population bomb to understand that overpopulation decreases standards of living. We have problems Standards with of living healthcare, are just increasing education. around the world. अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन को कम करना तो एक अच्छी चीज़ है, इससे फ्यूचर जनरेशन को फ़ायदा मिलेगा, तो आप गलत हैं। ये लोग किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। कई सारे रिसर्चर्स का ये मानना है कि डीपॉपुलेशन एजेंडा, जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया जाता है, ये एक बहुत ही इनह्यूमन प्लान है जिसके ज़रिए 2030 तक इस दुनिया की 90% पॉपुलेशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस बात पर यकीन रखने वालों में से एक शख्स हैं डॉक्टर रीमा लेबो, जो कि नेचुरल सॉल्यूशंस फाउंडेशन की मेडिकल डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपनी एक स्पीच में इस बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। डॉक्टर रीमा का कहना है कि साल 2002 में हम एक एडवांस मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें दुनिया भर के कई सारे हाई प्रोफाइल लोग हमारे पास आया करते थे ट्रीटमेंट के लिए, और उसी दौरान इनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो कि उस वक्त की एक हेड ऑफ स्टेट थी। ये शख्स एक लेडी थी, लेकिन इस लेडी का नाम उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, डॉक्टर रीमा यहाँ पर क्वीन बीट्रिक्स की बात कर रही थी, जो कि कमेटी ऑफ 300 की मेंबर हैं। डॉक्टर रीमा ने बताया कि इस लेडी ने बातचीत के दौरान उनसे कहा कि तुम्हें पता है, अब वक्त आ गया है कि हम यूजलेस गरीबों को इस दुनिया से ख़त्म करें, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 5 से 10% लोगों की ज़रूरत है जो कि हमारे काम आ सकें। बाकी के 90% लोग सिर्फ इस दुनिया के नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, जिन पर हमारा हक है। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि इनका असल मकसद क्या है। लेकिन फिर एक और सवाल आता है कि क्या ये बातें वाकई सच हैं। तो आप जान लें कि इस तरह की सोच रखने वाले और भी कई सारे लोग हैं जो कि ठीक बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं, जिनमें से एक हैं हेनरी किसिंगर। शायद आप में से कुछ लोग जानते हो इनके बारे में। हेनरी किसिंगर एक अमेरिकन स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन है, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं। इन्होंने 1994 में ये कहा था कि डीपॉपुलेशन शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज टुवर्ड द थर्ड वर्ल्ड, बिकॉज द US इकोनॉमी विल रिक्वायर लार्ज एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मिनरल फ्रॉम अब्रॉड, स्पेशली फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। मैं साफ साफ बताता हूँ, इनका कहना है कि हमें ज़रूरत है कि हम फॉरेन पॉलिसीज़ के ज़रिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डीपॉपुलेशन लाएं, वहाँ की पॉपुलेशन कम करें,
ताकि उनके रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल कर सकें और हमारी अमेरिकन इकोनॉमी आगे बढ़ सके। अब आप जान लें कि इंडिया भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ उन्हें कहा जाता है जो कि डेवलप नहीं है या डेवलपिंग स्टेजेस में है। जो कंट्रीज़ कोल्ड वॉर के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के साथ अलाइन नहीं हुई थी, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज़ को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड किंगडम्स, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। शायद पिछली वीडियो में कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे कि भाई डीपॉपुलेशन तो एक अच्छी चीज़ है, इससे हमारे देश को फ़ायदा मिलेगा, पॉपुलेशन कम होगी तो हमें जॉब्स मिलने में आसानी होगी। जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, आप लोग गलत हो, इस धोखे में कभी मत रहना। ये लोग ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो सके, इनकी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचता रह सके। अब जो अगला सवाल हमारे सामने आता है वो ये कि ऐसा होगा कैसे। बोलना तो आसान है, डीपॉपुलेशन लाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा। तो उसके लिए इनके पास मेनली दो हथियार है, पहला फूड, दूसरा हेल्थ केयर। पहले हम लोग ज़रा हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं, फूड पर हम लोग बाद में आएंगे। हेल्थ केयर और एजेंडा 21, जब भी ये दो वर्ड्स एक साथ लिए जाते हैं तो जो सबसे पहला नाम निकल कर सामने आता है वो है बिल गेट्स का। इनके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे, ही इज़ द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन शायद जो आप नहीं जानते होंगे वो ये कि साल 2011 में बिल गेट्स ने इंडिया में एक पोलियो वैक्सीन कैंपेन चलाई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 47,000 बच्चे अपाहिज हो गए थे और कईयों की मौत भी हो गई थी। और सिर्फ यही नहीं, बिल गेट्स पर यह भी एलिगेशंस है कि उन्होंने इस प्रोग्राम के दौरान 30,000 बच्चों पर इलीगल तरीके से ड्रग्स की टेस्टिंग की थी। कि भाई बिल गेट्स का एजेंडा 21 के साथ क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि बिल गेट्स खुद भी डीपॉपुलेशन प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। बिल गेट्स के पास खुद की एक प्राइवेट फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि अलग अलग तरह की वैक्सीन्स को डेवलप करके उन्हें मार्केट में टेस्ट किया करती हैं। और ऐसे ही एक टेस्टिंग ये लोग इंडिया में इलीगल तरीके से कर रहे थे, जहां पर ये 47,000 बच्चे पैरालाइज हो गए थे, जिस वजह से बिल गेट्स को इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल्स भी फेस करने पड़े थे। अब ये जानने के लिए कि बिल गेट्स किस हद तक डीपॉपुलेशन के इस कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं, आपको बिल गेट्स की एक स्पीच सुननी होगी जो कि इन्होंने टेड टॉक्स पर आकर दी थी। यहाँ पर इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का जिम्मेदार हम इंसानों को ठहराया और ये कहा कि हमें इस दुनिया से इंसानों को ही कम करना होगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रोका जा सके। मतलब अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उन फैक्ट्रीज को बंद नहीं करेंगे, बल्कि हम इंसानों को ही ख़त्म कर देंगे। ये है बिल गेट्स का लॉजिक। खैर, आगे ये कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अलग अलग तरह की वैक्सीन्स डेवलप करनी होंगी, डिफरेंट टाइप के हेल्थ केयर सिस्टम्स डेवलप करने होंगे जिनकी मदद से ह्यूमन पॉपुलेशन को बढ़ने से रोका जा सके। अब भाई साहब, वैक्सीन क्या है? कुछ लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि भाई पहले ये बताओ कि वैक्सीन क्या होता है। बचपन में हमें पोलियो वैक्सीन्स की ड्रॉप पिलाई जाती थी, उन ड्रॉप्स को भी वैक्सीन्स ही कहा जाता है, लेकिन ये पोलियो वैक्सीन सिर्फ पोलियो की बीमारी से लड़ने के लिए दी जाती थी। इसी तरह से बाकी की और भी कई तरह की वैक्सीन होती हैं जिन्हें और भी कई तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए बच्चों को कम उम्र में ही दे दिया जाता है। अब ये वैक्सीन वाकई में बच्चों को बीमारियों से बचाती हैं या नहीं, वो एक अलग मामला है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वैक्सीन उल्टा हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब क्या सच है क्या झूठ है ये हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके सामने एक चीज़ ज़रूर साबित कर सकता हूँ, और वो ये कि इन वैक्सीन्स को डीपॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिल गेट्स ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा है कि जो वैक्सीन्स हम डेवलप कर रहे हैं उससे पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। सुनिए। We believe unbelievable progress can be made, both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. We could cut the number of children who die every year from about 9 million to half of that if we have success on it. And the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, and the benefits there in terms of reducing sickness, reducing the population growth, reducing the population growth. But if we go back to the key metric, which is what the foundation looks at on all its stuff, can we drop the number of children who die per year in half and get the reduction in sickness and population growth that comes with that? That is sort of front of mind all the time. Yeah. Get the reduction in sickness and population growth that comes with that. That is sickness and population growth that comes with that. That is. We've seen now there's a type of foreign assistance for vaccines or for AIDS treatment that are incredibly effective. These are all about saving lives. And the good news is that as you make those breakthroughs, the population growth in the country goes down. अब ज़रा हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बिल गेट्स ने ये तो ज़रूर कहा है कि वैक्सीन से पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करने में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कहा है कि हम बच्चों को जो वैक्सीन दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वो मर जाएं। ऐसा नहीं है, बल्कि बिल गेट्स के मुताबिक जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं
उन फैमिलीज़ में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उन फैमिलीज़ को ऐसा लगता है कि कहीं हमने 1 या 2 बच्चे पैदा किए और वो दोनों मर गए तो हमारा क्या होगा। इसलिए वो 4-5 बच्चे पैदा करते हैं ताकि 1-2 अगर मर भी गए तो बाकी के 3 जिंदा रह सकें। तो बिल गेट्स ने इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि अगर हम गरीब परिवार के बच्चों को खूब सारे वैक्सीन दें भर भर के और उन फैमिलीज़ के किसी भी बच्चे को हम मरने ना दें, तब उनके माँ बाप को ये यकीन हो जाएगा कि अगर हम 4-5 की जगह पर 1-2 बच्चे ही पैदा करें तब भी हमारा गुजारा हो जाएगा। और इस तरह से जब बच्चे ही पैदा कम होंगे तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये है भाई साहब बिल गेट्स का कंप्लीट लॉजिक जो वो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक कंप्लीट झूठ है, एक फ्रॉड तरीका है गरीबों पर उल्टे सीधे वैक्सीन को टेस्ट करने का। याद रखिए एक बात कि ये लोग अपना बिजनेस चलाकर पैसा कमाने के लिए हर रोज़ नई नई वैक्सीन डेवलप करके उन्हें मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। और इन वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए पहले इन वैक्सीन को टेस्ट करना होता है। और ये लोग टेस्ट किस पर करेंगे? अपने आप पर? कभी नहीं। ये लोग हमेशा गरीबों को थोड़े बहुत पैसे देकर उन पर जानवरों की तरह नए नए वैक्सीन को टेस्ट किया करते हैं, जिस वजह से कई बार लोग अपाहिज होकर मर भी जाते हैं। और यही वजह थी जिसके चलते बिल गेट्स की वैक्सीन ने 2011 में 47,000 इंडियंस की जान ले ली थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, खासकर इंडिया में तो ये लोग आए दिन टेस्टिंग्स करते रहते हैं। आप चाहें तो ये रिपोर्ट खुद भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है।